Hello and welcome to the online platform of Ross Academy for Competitive Exams. And I, Pragya Pandey, welcome you all to our very special series on Daily News Review. बात करते हैं आज के महत्वपूर्ण आर्टिकल्स के बारे में। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे इंडिया मालदीव्स टाई को लेकर, जो लगातार कहीं ना कहीं एक कंसर्न का विषय बने हुए हैं। और आज की डेट में हम डिस्कस करेंगे हाइड्रोग्राफी के बारे में। देखिए, जब हम इस मंथ की शुरुआत की अगर बात करेंगे तो मालदीव्स कैबिनेट ने डिसाइड कर लिया है कि वो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है हाइड्रोग्राफी का विद इंडिया, उसको यहाँ पर रिन्यू नहीं करने वाले हैं। क्योंकि अगर हम इस एग्रीमेंट की बात करें तो इसे ये 2019 में साइन किया गया था, 2024 में ये यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। अब ये मूव क्यों आया है? कहीं ना कहीं जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी, जो कि यहाँ पर लीड की जा रही थी बाय द इब्राहिम मोहम्मद सोलिह के द्वारा, ठीक है, उनकी एक एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी थी जहाँ पर ये प्रेफर करते थे इंडिया फर्स्ट पॉलिसी। लेकिन वहीं अगर हम वर्तमान गवर्नमेंट के हिसाब से बात करें तो यहाँ पर मोहम्मद मिजू की अगर बात करेंगे तो इनका कहीं ना कहीं प्रो इंडियन जैसा कोई कॉन्सेप्ट देखने के लिए नहीं मिल रहा है, जो कि एक कंसर्न का विषय हमें देखने के लिए मिलेगा। अब देखिए, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर समझना ज़रूरी है कि ये जो गवर्नमेंट है, ये जो मुजू की गवर्नमेंट है, प्रेसिडेंट मुजू की गवर्नमेंट, यहाँ पर इन्होंने मना क्यों कर दिया? सो फर्स्ट थिंग, ऐसा कोई डायरेक्ट बहुत क्लियर स्टेटमेंट तो नहीं आया है, लेकिन एक सीनियर ऑफिशियल के हिसाब से अगर हम यहाँ पर बात करें, जो मालदीवियन मीडिया में यहाँ पर जो स्टेटमेंट यहाँ पर इशू हुए हैं, इनका बोलना है कि मालदीव्स जो है इस समय एक ऐसे डिसीजन लेने पर तैयार है कि उसके जो करंट एडमिनिस्ट्रेटिव प्लेजेस हैं, इसके हिसाब से जितने भी एग्रीमेंट हैं किसी भी फॉरेन पार्टी के साथ जो कि कहीं ना कहीं उसकी नेशनल सिक्योरिटी को एंडेंजर कर रहे हैं मालदीव्स की, उनके साथ वो यहाँ पर अपने आप को डिस्टेंस करना चाह रहा है। साथ ही मालदीव की सोवरेनिटी को देखते हुए मालदीव्स यहाँ पर चाह रहा है कि जितनी भी कैपेबिलिटी है, जितनी भी कैपेसिटी बिल्डिंग की बात हो, वो उनकी ओन मिलिट्री के अंदर हो, ताकि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और सर्वेलिंग यहाँ पर क्रिएट हो सके। चाहे पॉलिसीज ऑफ वाटर बनाने की बात हो, उनको यहाँ पर ये खुद डिसाइड कर सकें, और किसी भी जो फॉरेन पार्टी है उसका यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट हमें नहीं देखने के लिए मिले। ये यहाँ पर कुछ इस तरीके के स्टेटमेंट देखने के लिए मिल रहे हैं। हालांकि इंडिया के अगर हम रिस्पॉन्स की बात करें तो हमारे एक्सटर्नल मिनिस्ट्री के हिसाब से जो हमारे स्पोक्स पर्सन हैं अरिंदम बागची, उनके हिसाब से अगर हम देखा जाए तो उन्होंने एक बहुत क्लियर कट स्टेटमेंट दिया है कि इंडिया का, जब आप इंडियन ओशन में हाइड्रोग्राफी को लेकर बात करते हैं, तो एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो यहाँ पर पार्टनर कंट्रीज के साथ यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं, विच आर क्वाइट क्रूशियल ऑल्सो। ऐसे में सवाल आ जाता है कि हाइड्रोग्राफी आखिर है क्या, जिसके बारे में हम इतना ज़्यादा पढ़ रहे हैं, जिसको लेकर हम इतने ज़्यादा परेशान हैं। तो देखिए, हाइड्रोग्राफी एक तरीके से अप्लाइड साइंस का एक ब्रांच हमें देखने के लिए मिलता है, जो कि यूजुअली डील करता है जब मेजरमेंट करने की बात आए, जब डिस्क्रिप्शन करने की बात आए, जो कि ओशन की, सीज की, कोस्टल एरियाज़ की, लेक्स की या रिवर्स के फिजिकल फीचर्स को लेके, एज वेल एज एक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या चेंजेस हो रहे हैं, इनका क्या रिजल्ट हमें देखने मिलेगा, इस प्रेडिक्शन पे भी अगर बात की जाए, इन सारी चीज़ों की स्टडी करना, मेजरमेंट करना, एक डिस्क्रिप्शन तैयार करना ही हाइड्रोग्राफी के अंदर आता है। बेसिकली अगर हम बात करें तो इसको स्पेशलाइज्ड शिप यहाँ पर तैयार की जाती हैं, बोट तैयार की जाती हैं, जो कि इको साउंडर और सोनार्स की मदद से यहाँ पर सर्वेलेंस करते हैं। एक तरीके का सर्वे एयरक्राफ्ट यहाँ पर फिट किया जाता है विद दी लेजर्स, जो कि सोनार और आपके इको साउंडर्स की मदद से यहाँ पर स्टडी करता है। साथ ही यहाँ पर सैटेलाइट ऑब्जर्वेशन भी किए जाते हैं। सो बेसिकली यहाँ पर हाइड्रोग्राफी की बात करें तो चाहे टाइड्स एंड करंट के मेजरमेंट की बात करनी हो, वॉल्केनोस की, दूसरी भी सारी चीज़ों की बात करनी हो, उन सभी को इसके अंदर लेके आया जाता है। देखिए, ये थोड़ा सा डिफरेंट है ओशनोग्राफी से। हाइड्रोग्राफी में इंक्लूड होता है आपका शोर फीचर्स, नेचुरल और मैनमेड फीचर्स, लाइट टावर्स को भी यहाँ पर इंक्लूड किया जाता है, जो कि कहीं ना कहीं एक शिप की पोजीशन को फिक्स करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ओके, और इसी को ध्यान में रखते हुए 21 जून को हर साल यहाँ पर हाइड्रोग्राफी डे यहाँ पर मनाया जाता है। अगर हम हाइड्रोग्राफी के एप्लीकेशन की बात करें तो नॉक्टिकल चार्ट्स बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मराइन यूजर्स के लिए, जो कि नेविगेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वहीं अगर हम बात करें सो नेविगेशन के अलावा ये बहुत सारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सिक्योरिटी, डिफेंस, साइंटिफिक रिसर्च, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, हाइड्रोग्राफिकल मेजरमेंट इंक्लूडिंग
टाइड, करंट्स एंड वेव्स इंफॉर्मेशन, इन सभी को प्रोवाइड करने का काम हाइड्रोग्राफी के अंदर हमें देखने के लिए मिलता है। वहीं अगर हम इंडिया की बात करें तो देखिए, इंडिया बहुत ही लंबे समय से, जब हम बात कर रहे हैं हाइड्रोग्राफी को लेकर, तो इंडिया मेंबर है इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफी ऑर्गेनाइजेशन का 1955 से। आईएचओ की बात करते हैं तो इसका इस्टेब्लिशमेंट 1921 में हुआ था और इसका मुख्य काम था जितनी भी इश्यूज हैं रिलेटेड विद द मरीन लाइफ उनको यहाँ पर एड्रेस करना, साथ ही एक तरीके का वर्ल्ड सीज की यहाँ पर कॉन्सेप्ट के बारे में बात करना, नेविगेशन, वाटर्स सर्वे क्रिएट करना, चार्ट बनाना, ताकि एक सेफ नेविगेशन और एक मैरीन एनवायरनमेंट को प्रोटेक्शन दिया जा सके। चूंकि इंडिया इसका मेंबर है 1955 से, द इंडियन नेवल हाइड्रोग्राफिक डिपार्टमेंट इसी के बाद यहाँ पर इंडिया में सेट किया गया था 1874 में कोलकाता में, जो कि एक नोडल एजेंसी है इंडिया में हाइड्रोग्राफिक सर्वेस करने के लिए। और चूंकि आप देखेंगे 1874 में ये बनी थी, तो इंडिया हैज़ अमेजिंग एक्सपीरियंस। हम हिस्टोरिकली बात करें तो हमें दशकों का एक्सपीरियंस यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। ऐसे में इंडियन ओशन की जब हम बात करते हैं तो बहुत एक क्रूशियल रोल प्ले करता है, चाहे आप अफ्रीकन कंट्रीज़ के लिए बात कर लें, ईस्ट एशियन कंट्रीज़ की बात कर लें जैसे मॉरिशस, सेचल्स, तंजानिया, मालदीव्स, मोजाम्बिक, वियतनाम, म्यांमार, केन्या, श्रीलंका एटसेट्रा एटसेट्रा। कहीं ना कहीं इंडिया के एक बहुत लॉन्ग टर्म एक्सपीरियंस को लेते हुए सभी लोग यहाँ पर थोड़ा बहुत इंडिया के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं। ऐसे में मालदीव्स का यहाँ पर इंडिया के साथ पैक्ट को रिन्यू नहीं करना अपने आप में क्वेश्चन कहीं ना कहीं क्रिएट कर देता है। व्हाट ऑल यू हैव टू डू, आपको पढ़ना है इंडिया मालदीव्स के रिलेशंस के बारे में। ठीक है, आप रिलेशंस को किस तरीके से कवर करेंगे, देखिए मैं आपको एक तरीका बता देती हूँ आज की किसी भी कंट्रीज़ के अगर आप रिलेशंस को पढ़ते हैं तो उसको किस तरीके से किया जाता है। अगर आप मालदीव्स की लोकेशन देखेंगे तो हमारे बहुत क्लोज एंशियंट टाई आपको देखने मिल जाते हैं, डीप सी रूटेड है, एथनिक, लिंग्विस्टिक, कल्चरल और रीजनल कमर्शियल लिंक्स हमारी यहाँ पर देखने मिल जाती हैं। इंडिया पहला ऐसा नेशन बना था जिसने रिकॉग्नाइज किया था मालदीव्स को एज ए मालदीव्स की भाई ये कंट्री है, जब मालदीव्स को आज़ादी मिली थी 1965 में। और उसी के बाद से इंडिया के अपने एक बहुत प्यारे डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप हमें देखने के लिए मिले हैं। 1972 में बात करें तो CDA लेवल मिशन यहाँ पर किया गया था। वहीं अगर हम नवंबर 2004 की बात करें तो मालदीव्स ने इनॉग्रेट कर दिया था एक फुल फ्लेजेड हाई कमीशन इन न्यू दिल्ली, जो कि अपने आप में एक 4 डिप्लोमेटिक मिशन ग्लोबली जो कि ग्लोबल यहाँ पर करने वाले थे इसका पार्ट था। वहीं अगर हम बात करें तो इंडियन कम्युनिटीज़ को आप देखेंगे तो सेकेंड लार्जेस्ट आपको मालदीव्स में देखने के लिए मिल जाती हैं, लगभग 28,000 इंडिविजुअल आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें सो यहाँ पर एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन हमें अलग अलग सेक्टर में देखने मिल जाता है इंडियन कम्युनिटीज़ का। लाइक अगर आप देखेंगे हेल्थ केयर, डॉक्टर, नर्सेज, टेक्नीशियंस, एजुकेशन, कंस्ट्रक्शन एंड अदर प्रोफेशनल, लगभग 125 इंडियन डॉक्टर्स यहाँ पर एक सब्सटेंशियल पार्ट क्रिएट करते हैं मालदीवियन मेडिकल कम्युनिटी के अंदर। वहीं अगर हम टीचर्स की बात करें तो पूरे एजुकेशन सेक्टर में लगभग 25% इंडियन टीचर्स आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। एक डिफेंस कोऑपरेशन की बात करेंगे तो हम एक्विरियन, दोस्ती, एकाथा और ऑपरेशन शील्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे, इनसे सवाल आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं। सो अगेन आई एम रिपीटिंग, एक्विरियन, दोस्ती, एकाथा, ऑपरेशन शील्ड जैसे डिफेंस कोऑपरेशन जॉइंट एक्सरसाइज इंडिया और मालदीव्स यहाँ पर करते हैं। वहीं नेशनल डिफेंस फोर्सेस की बात करें तो लगभग 70% ट्रेनिंग नीड्स के लिए मालदीव्स इंडिया के ऊपर डिपेंडेंट होता है। थर्ड लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर बना है 2021 में। बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जैसे ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, इसको इंडियन कंपनीज के द्वारा विच इज़ दी एफकॉन, उसके द्वारा यहाँ पर इनिशिएट किया गया है। सो ऐसे में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर जाता है इंडिया और मालदीव्स के रिलेशनशिप, और ऑन गोइंग चेंजेस की वजह से डेफिनेटली कुछ ना कुछ इम्पैक्ट हमें देखने के लिए मिलेंगे। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे, बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है विच इज टॉकिंग अबाउट द इमिग्रेशन। देखिए यूके गवर्नमेंट ने यहाँ पर एक नया इमिग्रेशन रूल सेट किया है ताकि जो एक फ्लड जैसी सिचुएशन क्रिएट हो गई है इमिग्रेंट्स की यूके में, उसको कंट्रोल किया जा सके। और जब भी बात होती है इमिग्रेशन कंट्रोल की, सबसे पहले वीज़ा टाइटनिंग जैसे रूल्स हमारे सामने आ जाते हैं। अलग अलग कैटेगरीज की बात कर लें, चाहे वर्किंग कैटेगरी की बात कर लें या फिर अपने पेरेंट्स को बुलाने की बात कर लें, या फिर आप बात करें कि स्टूडेंट वीज़ाज़ को, ऐसे में यहाँ पर एक कंट्रोल क्रिएट करने की बात की जा रही है। अब देखिए
यूएस में अगर इस समय सॉरी यूके में इस समय अगर हम सॉरी यूके में अगर हम इस समय अभी इमिग्रेशंस को देखें या माइग्रेंट्स की कंडीशन देखें तो ओएनएस के द्वारा विच इज़ द ऑफिस फॉर नेशनल स्टैटिस्टिक्स के द्वारा जो नेट इमिग्रेशन है यूके में ये यहाँ पर लगभग 7,45,000 का टारगेट टच कर गया है 2022 में। ओके, जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा है। और ऐसे में यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा इमिग्रेंट्स आए हैं वो परमिट इशू यहाँ पर हुआ है फॉरेन टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल्स में, जिसमें आपको सबसे ज़्यादा वर्क परमिट की वजह से यहाँ पर नंबर बढ़ा है। स्पेशली अगर हम बात करें फॉरेन टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल्स में तो दैट रोज फ्रॉम 39,899 विच वॉज इन 2021 टू 52,686 इन 2022, जो कि अपने 5 सालों का सबसे ज़्यादा नंबर है। इसी कैटेगरी में अगर हम बात करें तो वेब डिज़ाइनिंग और डेवलपमेंट में सबसे ज़्यादा परसेंटेज इंक्रीज़ हुआ है। लगभग 76% जितना भी इमिग्रेंट्स यहाँ पर आए हैं वो केवल और केवल इस सेक्टर से देखने के लिए मिले हैं। वहीं वर्क परमिट्स की अगर हम बात करें तो इस पीरियड में इशू हुआ आपको देखने के लिए मिलेगा लगभग 11,80,000 लोग 2000 जो यहाँ पर एंटर हुए थे यूके में, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका था कि उनका एक जो वीज़ा का टर्म है वो ख़त्म होगा जून 2023 में। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो किसी का कोई खास इंटेंशन नहीं था, बट स्टिल दे डिसाइडेड टू स्टे फॉर 1 ईयर और मोर देयर इन द यूके। और इसी की वजह से जो ग्रेटेस्ट माइग्रेंट्स मेजॉरिटी है लगभग 9,68,000 ये केवल और केवल ईयू के बाहर से आपको देखने के लिए मिली है। मतलब 11,80,000 में भी 9 लाख प्लस लोग ऐसे हैं जो यूरोपियन यूनियन के बाहर के देशों से आपको देखने के लिए मिलेंगे। लगभग अगर हम बात करें तो ऐसी कैटेगरी में इंडिया से आपको 2,53,000 लोग, नाइजीरिया से 1,41,000, चाइना से लगभग 89,000, पाकिस्तान से अप्रॉक्स 55,000 और यूक्रेन से 35,000 लोग यहाँ पर आए हैं। ऐसे में प्रॉब्लम क्या आ रही है, देखिए ओएनएस की अगर हम बात करें तो सडन ये जो यहाँ पर राइज हमें देखने के लिए मिला है ये नॉन ईयू माइग्रेंट्स का है, चाहे आप 2022 की बात करें या 2023 की बात करें। अब एक प्रॉब्लम आपको समझनी होगी कि जब भी किसी कंट्री में अचानक से माइग्रेंट्स यहाँ पर बढ़ जाते हैं, इमिग्रेंट्स यहाँ पर आ जाते हैं, सो ऐसे में जो पब्लिक पॉलिसी है, हेल्थ केयर सिस्टम है, उसको एक बहुत बड़ी समस्या झेलनी पड़ती है। चाहे आप सोशल केयर सिस्टम की बात करें, ऐसे में एक शॉर्टेज आपको देखने मिल जाता है वर्किंग्स का। कंट्री को यहाँ पर सफ़र करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर करना पड़ता है टू केटर एवरी इंडिविजुअल, ठीक है। अगर हम इन्हीं इंडिविजुअल में से बात करें तो ऑफ दीज इंडिविजुअल लगभग 39% एंटर्ड द यूके फॉर द पर्पस ऑफ परसुइंग स्टडीज अलोन। 33% यहाँ पर काम के लिए आए हैं, 9% लोग किसी ना किसी ह्यूमैनिटेरियन रीजन से आपको देखने के लिए मिलेंगे। ऐसे में ये जो नंबर है माइग्रेशन का ये बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, जिसकी वजह से कंट्री यहाँ पर एक अनसस्टेनेबल प्रेशर झेल रही है। कम्युनिटीज़ और काउंसिल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा एक लेबर प्रेशर यहाँ पर क्रिएट हो गया है और इसी की वजह से एक हाई टाइम आ गया है जहाँ पर इनको कंट्रोल करना होगा एक रेगुलेशन को लेकर। और इसी को लेकर कुछ नए रेगुलेशन, वीज़ाज रेगुलेशन लेकर आए गए हैं टू काल्म डाउन दी डिपेंडेंस ऑफ स्टूडेंट्स। समझिए, arriving in the UK as well as the other category for foreign nationals with family ties in the country. That means यहाँ पर कुछ इसको इस तरीके से समझ लीजिए कि जो मिनिमम इनकम नेसेसरी कर दी है यूके सिटीजन्स के लिए इफ़ दे आर सीकिंग टू ब्रिंग ओवर अ फैमिली मेम्बर, उसको यहाँ पर कर दिया है 38,700 यूरो पर ईयर। अगर आप 18,600 यूरो पहले कमा रहे थे तो दैट वाज कम्प्लीटली फाइन, लेकिन अब अगर आप किसी को यहाँ पर फैमिली मेम्बर को बुलाना चाहते हैं तो आपकी कम से कम जो इनकम होनी चाहिए दैट शुड बी 38,700 यूरो पर ईयर, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा मूव है। वहीं अगर हम बात करें क्योंकि एक एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि बहुत सारे लोग यहाँ पर पार्टिसिपेट करने की कोशिश करेंगे, वहीं ऐसे बच्चों पर भी यहाँ पर लगाम लगाने की कोशिश की जा रही है जो स्टडी वीज़ा से आते हैं लेकिन अपनी स्टडी कंप्लीट होने के 1 साल पहले ही उसे वर्किंग वीज़ा में यहाँ पर कन्वर्ट कर लेते हैं। और इसकी वजह से जो इमिग्रेशन है, जो हेल्थ सरचार्ज यहाँ पर बढ़ाए जाने की बात की जा रही है, स्पेशली जो ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ाई के पर्पज़ से यहाँ पर आए थे उनके ऊपर आप देखेंगे एक चार्ज बढ़ाने की बात की
जा रही है विच इज़ 1035 यूरो फ्रॉम दी 624 यूरो फॉर दी विच इज़ दी एनुअल हेल्थ सर्विस। सो ऐसे में कुछ चीज़ें हैं जो हमें यहाँ पर देखनी होंगी कि किस तरीके से यूके का ये जो लॉ है ये बाकी कंट्रीज़ को इम्पैक्ट कर सकता है। चलिए, ये छोटी छोटी सी चीज़ें आपको पता होना चाहिए देश दुनिया में क्या चल रहा है, दैट इज़ वाई वी आर डिस्कसिंग ऑल दीज, क्योंकि जब भी एक सरकार आती है कुछ नए माइग्रेशन लॉज लेकर आती है, ऐसे में हमें इन सारी चीज़ों को पढ़ना आवश्यक हो जाता है। चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे, 4 डोज ऑफ द कोविड-19 वैक्सीन नॉट रिक्वायर्ड, बात बोला गया है इंसाकॉग के द्वारा। ठीक है, देखिए बहुत छोटा सा आर्टिकल है, समझ लीजिए। सार्स कोविड जेनोमिक कॉन्सर्टोरियम विच इज़ द इंसाकॉग के जो चीफ हैं यहाँ पर एन के अरोना, इन्होंने बोल दिया है कि कोई रिकमेंडेशन नहीं है अभी 4th बूस्टर डोज की इंडिया में कोविड वैक्सीन को लेते हुए। चलिए, बात कर लेते हैं आखिर इंसाकॉग है क्या। दैट्स इट, हमें सिर्फ इतना ही पढ़ना है। चलिए, इंसाकॉग की अगर यहाँ पर बात करते हैं तो जैसा आपको इसका पूरा नाम समझ में आ रहा है, इट इज़ द इंडिया सार्स कोविड 2 जेनोमिक कॉन्सर्टोरियम। एक इसको यहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया था 2020 में, एक जॉइंट इनिशिएटिव है यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री का, ऑफ द हेल्थ एंड डिपार्टमेंट एंड बायोटेक्नोलॉजी। इसका मुख्य उद्देश्य है जितना भी जीनोम सिक्वेंसिंग है सार्स कोविड 2 को लेकर, कोरोना वायरस को लेकर, जिसकी वजह से कोविड-19 डिसीज आई थी, पूरे इंडिया भर में वायरस का जो एक इवॉल्व हुआ था, इसके अंदर इसकी जितनी भी एक नेटवर्क ऑफ लेबोरेटरीज क्रिएट करना, एक इंस्टीट्यूशनल इस्टेब्लिशमेंट करना, ताकि इसके लिए जितने भी थेरापेटिक मेजरमेंट हैं, जो डायग्नोशन है, जो वैक्सीन है, इसको आसानी से किया जा सके। अगर हम इसकी बात करें तो ये काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर विद द काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च विच इज़ द CSIR, द डिपार्टमेंट of Biotechnology which is the DBT, and the Indian Council of Medical Research which is the ICMR। अगर हम इनकी बात करें तो ये डेटा गैदर करते हैं फ्रॉम दी जीनोम सिक्वेंसिंग लेबोरेटरीज, इसको एनालाइज करते हैं और साथ ही इसको लिंक करते हैं जो भी ट्रेंडिंग स्टडीज़ हैं उनके साथ। साथ ही इंसाकॉग की बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं टू अंडरस्टैंड सुपर स्प्रेड इवन एंड आउटब्रेक, दे स्ट्रेंथनिंग पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशन अक्रॉस द कंट्री टू हेल्प ब्रेकिंग डाउन सच काइंड ऑफ चेन ट्रांसमिशन। साथ ही जो भी डेटा होता है इसको एक होस्ट जीनोम के साथ लिंक किया जाता है, इम्यूनोलॉजी, क्लिनिकल आउटकम, रिस्क फैक्टर सभी को ध्यान में रखते हुए एक कॉम्प्रिहेंसिव आउटलुक यहाँ पर प्रिपेयर किया जाता है। ओके, सो इंपॉर्टेंट है इंसाकॉग, आप याद रखेंगे। चलिए, moving on to the next article of the day, and we'll be talking about the with no basic facilities district court is struggling to conduct hybrid hearing। देखिए, इस समय दिल्ली में जितने भी कोर्ट हैं वो कहीं ना कहीं एक सिग्निफिकेंट चैलेंज फेस कर रहे हैं, बिकॉज प्रॉपर इक्विपमेंट नहीं है हाइब्रिड हेयरिंग को लेकर, और इसकी वजह से जो लीगल प्रोसीडिंग है वो इम्पैक्ट हो रही है। मतलब ऐसी भी सिचुएशन आ गई थी जहाँ पर दिल्ली हाई कोर्ट में जज को यहाँ पर हियरिंग कंडक्ट करनी पड़ी मोबाइल फ़ोन में, वो भी मोबाइल फ़ोन जो डिवाइस है इसको यहाँ पर बोरो करना पड़ा। ऐसे में अनिल कुमार हजेले ने, एक जो कि एडवोकेट है, इन्होंने एक PIL फाइल करी है कि भाई एक एप्रोप्रिएट, जब आप हाइब्रिड हियरिंग की बात कर ही रहे हैं तो इसके लिए एप्रोप्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार करिए, क्योंकि हाइब्रिड हियरिंग में होता क्या है, एक पार्टी यहाँ पर प्रोसीडिंग को वर्चुअली ज्वाइन कर लेती है और दूसरी पार्टी फिजिकली प्रेजेंट रहती है। ये सारा सिस्टम कब आया था, आपको याद होगा, कोविड-19 के दौरान हाई कोर्ट हियरिंग को लेकर एक हाइब्रिड मोड यहाँ पर तैयार किया गया था ताकि एक जल्दी डिसीजंस लिए जा सके। अब अगर हम इस पूरी PIL के हिसाब से बात करें तो इन्होंने बताया कि भाई क्रूशियल इक्विपमेंट्स, आप माइक्रोफोन्स की बात कर लीजिए, स्पीकर नहीं है, कैमरा नहीं है, वीडियो डिस्प्ले यूनिट्स नहीं है, और इसकी वजह से जो स्मूथ फंक्शनिंग है हाइब्रिड हियरिंग की वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होती है। ओके, और इसी की वजह से जो दोनों पार्टीज़ हैं इनको बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। नाउ द क्वेश्चंस कम कि आखिर ये हाइब्रिड हियरिंग होता क्या है। देखिए, हाइब्रिड हियरिंग बेसिकली, हाइब्रिड का मतलब होता है मिक्सचर, तो ये एक तरीके की जो कोर्ट हियरिंग होती हैं इसका एक मिक्सचर है जहाँ पर जो लोग होते हैं जैसे पार्टीज, लॉयर, विटनेसेस, जजेस, एक कोई पार्टी आपको यहाँ पर पर्सन मतलब इन पर्सन यानी साक्षात रूप में कोर्ट में मौजूद देखने मिलेगी, और एक ऐसा सेक्शन भी होगा जो कि रिमोट हियरिंग कर रहा होगा। रिमोट हियरिंग की अगर हम बात करें तो इसे वीडियो लिंक के द्वारा, टेलीफोन कॉन्फ्रेंस के द्वारा यहाँ पर कंडक्ट करवाया जाता है। ओके, so at a hybrid hearing, judge will always be physically present in the courtroom.
any combination of the parties, like the representative of witness, they can also be like physically present in the courtroom too. Like ये एक सिस्टम हाइब्रिड का यहाँ पर क्रिएट किया जा रहा है। ओके, सो दिस यू हैव टू रिमेंबर जब हम बात कर रहे हैं। सो क्योंकि न्यायपालिका की भी जब हम बात करते हैं तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्तंभ हो जाता है। ऐसे में न्यायपालिका की क्या समस्याएं हैं, इससे रिलेटेड जब आप कई बार आपके पास क्वेश्चन आते हैं तो आपको ऐसे सारे पॉइंट्स आंसर लिखने में बहुत ज़्यादा हेल्प कर देते हैं। ओके, सो दीज आर द प्रॉज। आप देखिए एक सिग्निफिकेंट टाइमिंग यहाँ पर बचता है, ठीक है। बिल्डिंग, स्टाफ, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिक्योरिटी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा की यहाँ पर बचत होती है। लेकिन चैलेंजेस भी बहुत सारे हैं। पुअर क्वालिटी ऑफ इंटरनेट है, पावर कट है, एक प्रॉपर सेटअप नहीं है, वीडियो इक्विपमेंट्स आपको देखने नहीं मिल रहे, फेस टू फेस कॉन्टेक्ट यहाँ पर, क्योंकि देखिए कई बार एसेंशियल हो जाता है ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए, विच इज़ ऑल्सो लैकिंग समवेयर। तो अगर आप चाहें तो आप कमेंट सेक्शन में यहाँ पर कमेंट सेक्शन में, या चाहें तो आप हमारी वेबसाइट या हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जाकर हमें बता सकते हैं प्रॉज एंड कॉन्स ऑफ वर्चुअल हियरिंग, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत अच्छा सवाल इस पे से बन सकता है। चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे, एंड वील बी डिस्कसिंग अबाउट द इंडियाज जॉब क्राइसिस। एक मैक्रो इकोनॉमिक्स रीज़न को हम यहाँ पर बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, इंडिया ग्रैपल कर रहा है एक परसिस्टेंट जॉब क्राइसिस के द्वारा, जिसका एक एविडेंस हमें देखने मिल रहा है ऑफिशियल डेटा के तहत। एक मैक्रो इकोनॉमिक रीज़न यहाँ पर लगातार इसके बारे में बात कर रहे हो, और इसी क्राइसिस को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। सो बेसिकली जब हम बात करते हैं तो दो प्राइमरी टाइप के एम्प्लॉयमेंट हमें देखने के लिए मिलते हैं। पहला तो आपके पास आ जाता है वेज एम्प्लॉयमेंट, जो कि यहाँ पर एम्प्लॉयर डिमांड फॉर लेबर के आधार पर चलता है। और दूसरा आ जाता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, जहाँ पर वर्कर अपने आप को स्वयं एम्प्लॉय बना लेते हैं। तो हमारा यहाँ पर फोकस है रेगुलर वेज वर्कर पर, जिसको हम यूजुअली जॉब्स की कैटेगरी में डालते हैं। ओके, इंडियन इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो ये दोनों तरीके के अनएम्प्लॉयमेंट को यहाँ पर फीचर करती है, ठीक है। एक हाई लेवल ऑफ इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट इंक्लूडिंग सेल्फ एम्प्लॉयड एंड कैजुअल वेजेस वर्कर। अपॉर्चुनिटीज़ आपको यहाँ पर कम देखने मिलती हैं। कि स्टेगनेंट एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ यहाँ पर देखने मिलती है अगर हम सैलरीड वर्कर्स की बात करें। स्पेशली अगर हम नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर में बात कर रहे हैं तो पिछले 4 दशकों से एक स्टेगनेंट ग्रोथ आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। वहीं एक जो डायनामिज्म है लेबर डिमांड का, वो भी बहुत क्रूशियल हो जाता है, क्योंकि उसकी भी कमी हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है। सो लेबर डिमांड in the formal non-agriculture sector they hindered because of 2 factors। पहला, एक तो डिपेंडेंसी होना आउटपुट पर, ठीक है। आउटपुट जो फर्म्स होती हैं, दे कैन सेल, दे कैन हायर, दे कैन प्रोड्यूस द आउटपुट फॉर द प्रॉफिट, और ऐसे में एक डिपेंडेंसी क्रिएट हो जाती है। दूसरा अगर हम बात करें तो ये डिमांड जो है ये कई बार इन्फ्लुएंस हो जाती है टेक्नोलॉजी के ऊपर भी। सो स्पेसिफिकली जब नंबर ऑफ वर्कर्स की बात करें टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ द आउटपुट, ये बेसिकली इन्फ्लुएंस होती है टेक्नोलॉजी के आधार पर। और जैसे जैसे कोई बिजनेस यहाँ पर ग्रो करता है, वो लेबर सेविंग टेक्नोलॉजीज के बारे में यहाँ पर काम करता है। ऐसे में जो लेबर सेविंग टेक्नोलॉजीज हैं, ये नंबर ऑफ वर्कर्स की जो आवश्यकता है उसको लगातार कम करती जा रही हैं। इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक पॉलिसीज और एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ का क्या आपको असर देखने के लिए मिलता है। तो समझिए, इकोनॉमिक पॉलिसीज का फोकस होता है आउटपुट ग्रोथ पे, लाइक जीडीपी या फिर वैल्यू एडिशन के ऊपर, रादर देन लेवल ऑफ आउटपुट। सो जो एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रेट है, इसको बेसिकली डिटरमाइन किया जाता है 2 फैक्टर्स पर, कि आउटपुट ग्रोथ रेट क्या है और लेबर प्रोडक्टिविटी ग्रोथ रेट क्या है। मतलब आउटपुट प्रति घंटे कितना है। समझिए, आउटपुट ग्रोथ रेट और लेबर प्रोडक्टिविटी ग्रोथ रेट, मतलब प्रत्येक घंटे में कितना आउटपुट हो रहा है उसके आधार पर लेबर की प्रोडक्टिविटी यहाँ पर काउंट की जाएगी। सो पॉलिसीज यहाँ पर हायर इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट कर रही हैं, जिसकी वजह से आपको हायर एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ देखने मिल रहा है। लेकिन अगर हम लेबर प्रोडक्टिविटी ग्रोथ की बात करें तो ये भी यहाँ पर बढ़ती जा रही है। एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ, जहाँ पर एक तरफ आपकी लेबर प्रोडक्टिविटी ग्रोथ बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रेट फॉल कर रही है, जो कि अपने आप में एक मिसमैच सिचुएशन क्रिएट करेगी। ऐसे में गवर्नमेंट की साइड का जो एक बहुत बड़ा फोकस है वो सिर्फ जीडीपी या वैल्यू एडिशन ग्रोथ पर है। फॉर्मल और नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर एम्प्लॉयमेंट की बात करें, वो अभी भी अनरिस्पॉन्सिव है। ऐसे में गवर्नमेंट का एक
लेस रिस्पॉन्सिव बिहेवियर कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी या फिर हम लेबर्स की अगर बात करें तो वो आपको कम देखने के लिए मिलेगा। अगर जॉबलेस ग्रोथ को यहाँ पर एनालाइज किया जाए तो यूजुअली हमें दो तरीके के, लेट मी हाईलाइट इट, ओके, दो तरीके की चीज़ें यहाँ पर दिखाई देंगी। ओके, एक कनेक्शन, आपको एक कनेक्शन यहाँ पर देखने मिलेगा बिटवीन आउटपुट ग्रोथ एंड लेबर प्रोडक्टिविटी ग्रोथ में। पहले इंस्टेंस की अगर हम बात करें तो एक वीक रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ लेबर प्रोडक्टिविटी की वजह से ग्रोथ टू आउटपुट ग्रोथ occurs. The jobless growth result mainly from the automation and labor saving technology which we have discussed earlier also. However, in this case, increasing the GDP growth rate can still lead to increased employment growth. Secondly, अगर हम बात करें तो specific to India, एक high responsiveness of labor productivity growth to the output growth. In this scenario, the positive effect of the output growth on the employment is not enough to counteract the adverse impact of labor saving technology. So merely increasing the GDP growth rate does not lead to proportional increase in the employment growth. That means अगर हम इसको आसानी से रखने की बात करें तो पहला टाइप है जो बोल रहा है कि अगर हम ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे दैट मीन्स वी कैन स्टिल हैव मोर जॉब्स, चाहे आपके पास टेक्नोलॉजी हो, कितनी भी हो या कितनी भी नहीं हो। ओके, दूसरा बोल रहा है कि व्हेन प्रोड्यूस मोर द टेक्नोलॉजी इज सो गुड एट डूइंग द वर्क दैट इट डज नॉट क्रिएट एनी न्यू जॉब्स, जो कि अपने आप में एक प्रॉब्लम है क्योंकि जैसे जैसे आपकी इकोनॉमी बढ़ती जाएगी आपका टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होगा, और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होने के कारण जो कि स्पेसिफिकली इंडिया के साथ रिलेट कर रहा है, आपके पास जॉब कम से कम देखने के लिए मिलेंगी। जहाँ एक तरफ इकोनॉमी ग्रोथ तो होगी लेकिन अगर आप लेबर प्रोडक्टिविटी पर बात करेंगे तो ये कम हो जाएगा। और ऐसे में हमें जानना ज़रूरी है कैल्डोर वेडोर्न कनेक्शन कोएफिशिएंट। इसको अगर हम समझने की कोशिश करें तो आप समझ लीजिए पहले आसानी से ये है क्या। कैल्डोर वेडरोन कोएफिशिएंट बात करता है एक रिलेशनशिप बिटवीन द ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट, ठीक है, आउटपुट की बात कर रहे हैं हम, जो कि इकोनॉमिक प्रोडक्शन है, एंड लेबर प्रोडक्टिविटी जो कि आउटपुट पर आवर्स की बात कर रहे हैं। बेसिकली इसको दो इकोनॉमिस्ट निकोलस कैल्डोर और पी वेडरून के नाम पर यहाँ पर रखा गया है। सिंपल टर्म में अगर हम बात करें तो ये कोफिशिएंट मेजर करता है, समझने में मदद करता है इकोनॉमिस्ट को कि किस तरीके से इकोनॉमिक आउटपुट का चेंज होना रिलेट करता है लेबर प्रोडक्टिविटी को लेकर। इस कोएफिशिएंट की बात करें तो ये बताता है परसेंटेज में रिप्रेजेंटेशन देता है और बताता है कि प्रोडक्टिविटी किस तरीके से एसोसिएट होती है आउटपुट के साथ। ओके, दैट मीन्स अगर आप इकोनॉमिक प्रोडक्शन की बात करेंगे और आउटपुट पर आवर्स की बात करेंगे सो देयर इज अ रिलेशन। ये जो आइडिया है ये कहीं ना कहीं एक पॉजिटिविटी क्रिएट करने के बारे में है। किस तरीके से काम करता है समझ लेते हैं। जब भी इकोनॉमी यहाँ पर इंक्रीज आउटपुट करती है इसके साथ ही लेबर प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है। दैट मीन्स जैसे जैसे आपकी इकोनॉमिकल आउटपुट बढ़ जाते हैं आपकी टेक्नोलॉजी भी बढ़ती है, स्किल्स भी बढ़ता है और आपका प्रोडक्शन प्रोसेस भी बढ़ जाता है, जो कि पॉजिटिव सेक्शन है। वहीं हायर प्रोडक्टिविटी में आप देखेंगे ये कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता है इकोनॉमिक ग्रोथ में। दैट मीन्स अगर वर्कर्स यहाँ पर ज़्यादा प्रोडक्टिव है दे कैन प्रोड्यूस मोर गुड्स एंड सर्विसेज और इसकी वजह से आउटपुट बढ़ेगा तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी सो आप बेटर परफॉर्म करेंगे दैट मीन्स यू विल सेव दी फॉर द टेक्नोलॉजी। तो ये कहीं ना कहीं एक क्वांटिफाइज रिलेशनशिप को बताता है कि हायर कोएफिशिएंट इंडिकेट करता है एक पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन द ग्रोथ एंड आउटपुट एंड द प्रोडक्टिविटी ग्रोथ। ओके, और यहीं पर अगर हम समझें तो इंडिया में दोनों चीज़ें हमें ऑपोजिट देखने के लिए मिल रही हैं, विच मीन्स कि कहीं ना कहीं इंडिया के लिए ये जो पूरा सेक्शन है ये हम पूरा का पूरा कॉर्डरोल विल्सन के इस पूरे सेक्शन से बाहर जा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी प्रोडक्टिविटी तो हो रही है, हम काम भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, बट हमारा जो लेबर पार्टिसिपेशन है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। दैट मीन्स वी आर थॉरली फोकसिंग अबाउट दी टेक्नोलॉजी इटसेल्फ। चलिए
नेक्स्ट आर्टिकल को आई एम गोना स्किप। बात की जा रही है कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव को लेकर, जो कि यहाँ पर अटेंड की गई थी इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल के द्वारा, और इसका यहाँ पर 6th NSA मीटिंग थी ऑफ द कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव। इसको यहाँ पर कंडक्ट किया गया है, और अगेन यहाँ पर मालदीव्स के साथ इंडिया के जो रिलेशन है, जो डायनेमिक्स है, उनको लेकर स्पेशली यहाँ पर एक इंडो पैसिफिक के सेक्शन में बहुत ज़्यादा फोकस करके बातचीत की जा रही है। सो आई वुड रादर आस्क यू गाइस कि आप इस PDF को यहाँ पर डाउनलोड करें एंड गो थ्रू दिस आर्टिकल। इट इज़ वेरी इजी, जो हमने पहले पढ़ा था, जस्ट आपको इसको उस पर्टिकुलर आर्टिकल के साथ यहाँ पर कनेक्टिविटी देनी है। चलिए बात करते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल के बारे में। पहला, फर्स्ट एवर कॉप हेल्थ डे। देखिए 28th यूनाइटेड नेशन चेंज ऑफ कॉन्फ्रेंस तब आया जब आप देख रहे थे बहुत सारी घटनाएं घटी, अनप्रेसिडेंट चैलेंजेस हो गए, लाइक हॉटेस्ट ईयर आपका यहाँ पर रिकॉर्ड हो गया, वाइल्ड फायर्स आपको देखने मिले, कम्युनिटीज़ यहाँ पर सफ़र कर रही हैं, फ्लड की कंडीशन है, कहीं फैमाइन की कंडीशन आपको देखने मिल रही है। और ऐसे में वर्तमान समय की समस्याएं क्या हैं, वो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर होकर यहाँ पर COP28 यानी दुबई UAE के सामने आ गई। क्लाइमेट क्राइसिस की जब यहाँ पर बात हुई तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी चीज़ एसोसिएट की गई कि क्लाइमेट क्राइसिस हेल्थ क्राइसिस का बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है। टेम्परेचर आप देखिए बढ़ता जा रहा है, हीट स्ट्रोक्स हो रहे हैं, हीट स्ट्रेस आपको देखने मिल रहा है, कुछ जगह हैं जहाँ पर एक्सेसिव रेनफॉल हो रहा है जिसकी वजह से फ्लड आ रहा है, कहीं पर आप देखेंगे तो वाटर वेक्टर ब्रॉन डिसीजेज हो रही हैं, कहीं पर ड्रॉट की वजह से लोग यहाँ पर मर रहे हैं, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। और ऐसे में इन सारी चीज़ों का इम्पैक्ट पड़ता है आपकी हेल्थ के ऊपर, और इसी की वजह से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने डिक्लेयर कर दिया था कि क्लाइमेट चेंज एज द ग्रेटेस्ट थ्रेट टू ग्लोबल हेल्थ इन 21st सेंचुरी। और स्पेशली अगर हम बात करें तो मार्जिनलाइज कम्युनिटी को लेकर, फ्रंट लाइन कम्युनिटीज़ को लेकर, मिडिल और लोअर इनकम कंट्रीज़ जो कि इससे सबसे ज़्यादा सर्वाइव करेंगी। वर्ल्ड बैंक की एक एस्टीमेट के हिसाब से अगर हम बात करें तो लगभग 100 मिलियन से भी ज़्यादा लोग वापस एक्सट्रीम पॉवर्टी में आ जाएंगे 2030 तक, क्योंकि जो क्लाइमेट क्राइसिस है, हम क्लाइमेट क्राइसिस तो गा रहे हैं, लेकिन इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट लोगों के ऊपर देखने के लिए मिल रहा है, उनकी हेल्थ के ऊपर देखने के लिए मिल रहा है। ओके ऐसे में हमारा एक ग्लोबल रिस्पॉन्स होना ज़रूरी है कि हम हेल्थ के बारे में बात करें। सो ऑन December 3 द इनॉग्रल हेल्थ डे एट COP28 हाईलाइट्स द वाइटल लिंक बिटवीन द क्लाइमेट एज वेल एज द हेल्थ, कि अगर हम क्लाइमेट क्राइसिस की बात कर रहे हैं तो हमें हेल्थ को भी यहाँ पर फोकस रखना होगा। एक अर्जेंसी यहाँ पर दिखाई गई कि कहीं ना कहीं क्लाइमेट क्राइसिस का जो रूट है विच इज़ द फॉसिल फ्यूल यूज़, उसको हमें यहाँ पर रोकना होगा। ऐसे में जो लोग हैं आपको इनको यहाँ पर प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग इससे लगातार सफ़र करते जा रहे हैं। जब हम इंडिया की बात करते हैं तो देखिए मतलब ये नोटवर्दी है, सोचने की भी बात है कि इंडिया इस हिस्टोरिक हेल्थ डे पर COP28 के मौजूद नहीं था। पिछले 2 दशकों में बात करेंगे तो इंडिया ने एक सिग्निफिकेंट कंडीशन देखी है, एक्सट्रीम टेम्परेचर, हीट स्ट्रेस, साइक्लोन, फ्लड, ड्रॉट की कंडीशन, माल न्यूट्रिशन से इंडिया सफ़र कर रहा है। 2019 में बात करें तो हम 7th थे ग्लोबली फॉर द सीवियर इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, और धीरे धीरे अगर हम देखेंगे तो ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में आप बात करेंगे तो इंडिया की रैंक भी कुछ खास देखने के लिए आपको नहीं मिलेगी। अकेले अगर हम इंडिया में यहाँ पर बात करें तो डिजास्टर्स की वजह से 2923 ह्यूमन लाइफ्स यहाँ पर बर्बाद हो चुकी हैं। अगर आप बात करेंगे 1.84 मिलियन हेक्टेयर की फसल यहाँ पर बर्बाद हो चुकी है, लगभग 80,563 घर यहाँ पर बर्बाद हो चुके हैं, लाइफ स्टॉक्स यहाँ पर ख़त्म हो चुकी हैं। इनफैक्ट अगर हम रिजर्व बैंक की भी एक रिपोर्ट के हिसाब से बात करेंगे तो रिजर्व बैंक ने बहुत क्लियरली स्टेट किया है कि 4.5% ऑफ कंट्रीज GDP जेप्रोडाइज हो जाएगी 2023 तक, क्योंकि एक एक्सट्रीम हीट इवेंट्स, ह्यूमिडिटी की वजह से लेबर आवर्स और लेबर्स की कंडीशन पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है। नॉट अलोन दिस, केवल हम इतनी चीज़ों के बारे में बात नहीं करते, लेकिन इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में एक और बड़ी समस्या है विच इज़ द एयर पॉल्यूशन, जिसकी वजह से आप हर साल देखेंगे तो लाखों लोगों की मृत्यु होती है, और अकेले 2019 में 1.6 मिलियन प्री मेच्योर डेथ हुई थी।
ऐसे में इंडिया के ऊपर अपने आप में एक बहुत बड़ा बर्डन क्रिएट हो जाता है हेल्थ चैलेंजेस को लेकर, चाहे आप मलेरिया की बात कर लें, माल न्यूट्रिशन की बात कर लें, डायरिया की बात कर लें। सो ऐसे में इंडिया को एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाने की आवश्यकता है, जहाँ पर हम बहुत सारे चीज़ों पर काम करेंगे। लाइक हम क्लाइमेट सेंसिटिव जोन्स की बात करें, हमें एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करना होगा, फिशरी और फॉरेस्ट को यहाँ पर काम करना होगा, नेचुरल रिसोर्सेज जैसे वाटर, बायोडाइवर्सिटी, मैनग्रोव्स, कोस्टल जोन, ग्रासलैंड, इन सभी को यहाँ पर हमें एक प्रोटेक्टिव और प्रोएक्टिवली इनके लिए प्लान बनाने होंगे। और कहीं ना कहीं इंडिया को इन सारे प्लान के साथ हेल्थ को प्रायोरिटी सेक्टर में लेकर चलना होगा, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो ये थे आज के महत्वपूर्ण आर्टिकल। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। बात करते हैं क्वेश्चंस ऑफ द डे के बारे में। तो पहला क्वेश्चन है जॉब स्कैरसिटी को लेकर, और दूसरा क्वेश्चन आपको देखने मिलेगा इंडियाज क्रिमिनल लॉज को लेकर। ओके, so these are two important questions. What all you have to do, just write the answer, click the photograph and upload it on our website. So thank you for watching this video. Do not forget to hit like button, comment your valuable feedback, and also press the subscribe button to never miss any updates. Thank you and see you soon.